अभी लास्ट क्लास में GOC2 हमने स्टार्ट किया था और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया था ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब आप नोट करें थर्ड, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखो रिएजेंट्स की अगर हम बात करें, दो तरह के रिएजेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या कंडीशन आप देखेंगे, क्या होना चाहिए? करेक्ट। आप ध्यान देना, देखो किसी भी रिएजेंट का बिहेवियर एज एन इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, उसके लिए कंडीशन है इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होना नेसेसरी कंडीशन है किसी भी रिएजेंट का एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर के लिए। ठीक है। आप देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल में जनरली एकदम माइंड में आता है कि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल ऑल्सो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन हाँ, एक कॉमन कंडीशन आपको इलेक्ट्रोफाइल में मिलेगी, दैट इज वेकेंसी। वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, दोज रिएजेंट्स व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वेकेंसी की, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा ना वो, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एवरी रिएजेंट टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन क्या है? लोन पेयर होना चाहिए। आप ध्यान देना, देखो लोन पेयर होना चाहिए ठीक है, लेकिन अगर लोन पेयर ना हुआ तब भी हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर सकते हैं। चलिए इसकी कंडीशन है, देखो न्यूक्लियोफाइल के लिए हम बात करते हैं दोस रिएजेंट्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। भाई इसका ऑक्टेट ही अगर इनकम्प्लीट होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा, वो तो एक्सेप्ट करेगा ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा आप कह सकते हैं डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास होना चाहिए। अब डोनेटेबल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आते हैं, लोन पेयर हो सकता है या फिर पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो सकता है, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया पाइलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका फ्लो इजी होता है। इसलिए किसी के पास अगर पाइलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पाइलेक्ट्रॉन्स भी इजीली डोनेट कर पाता है, इसलिए डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करना बेटर होगा, जिसमें लोन पेयर भी आ सकता है और पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड भी आ सकता है। क्लियर है बात ये? तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो दोनों की रिक्वायरमेंट में यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट होने के साथ में डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, जिसमें आप लोन पेयर ले सकते हैं या फिर पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ले सकते हैं। तो पॉइंट्स आप नोट कर लें। इलेक्ट्रोफाइल के लिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, those reagents which accept electron to form covalent bond. Those reagents which accept electrons to form covalent bond. Those reagents which accept electrons to form covalent bond. न्यूक्लियोफाइल के लिए लिखें those reagents which donate electrons to form covalent bond. Second point for electrophile, may be positively charged or neutral. न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉइंट रिपीट करना है, those reagents which donate electrons to form covalent bond. इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेकंड पॉइंट, may be positively charged or neutral. May be positively charged or neutral.
न्यूक्लियोफाइल के लिए लिखें, मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, third point for electrophile should have vacant orbital, should have vacant orbital, और न्यूक्लियोफाइल के लिए लिखें complete octet, complete octet and should have donatable electrons, complete octet and should have donatable electrons. donatable electrons के लिए ब्रैकेट में आप लिख लें लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब देखो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इनके इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफाइल में ये दो कंडीशंस आपके पास हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि सभी के पास वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वैकेंट ऑर्बिटल चेक करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। जैसे आप देखो NO+ की अगर बात करें, अब NO+ में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन देखो पॉजिटिव चार्ज इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा ही, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हमें चेक करना होगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह के एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप देखो NO+ की अगर बात की जाए तो पॉजिटिवली चार्ज एटम के पास वैकेंसी चेक करें। अब इसका तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या रहेगी, देखो सबसे पहले जिस एटम की वैकेंसी आप चेक कर रहे हैं, आप ये सोचिए उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। तो नाइट्रोजन की अगर बात की जाए न्यूट्रल कंडीशन में इसके पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके काउंट करने होंगे। नाउ आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहां पर 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से हम बात कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। इस तरह से हम नाइट्रोजन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज बॉन्ड फॉर्मेशन में हुआ है। नाउ आफ्टर दीज 2 बॉन्ड फॉर्मेशन टोटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो देखो 2 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास है 6। नाउ नाइट्रोजन इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हम बात कर सकते हैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, और वैकेंसी है तो इट इज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, इट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। बट आप देखो NH4+ की अगर बात की जाए, यहां पर तो डायरेक्टली काउंट हो रहा है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया हुआ है, और अगर 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है तो 4 बॉन्ड्स का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंसी नहीं है। ऑल्दो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल, इट कैन नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वैकेंसी होना नेसेसरी कंडीशन है, ये बात क्लियर हो रही है। जैसे आप देखो H3O+, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, नहीं इस कंडीशन में, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 8। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं कर पाएंगे तो वैकेंसी भी काउंट चेक नहीं कर पाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, पॉजिटिव है तो 5 होना चाहिए। 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो 5 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लोन पेयर के फॉर्म में। अब टोटल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स काउंट करना है। एक्चुअली आपसे मिस्टेक, बॉन्ड पेयर तो दिख जाएंगे, मेन आपको लोन पेयर काउंट करना आना चाहिए। और लोन पेयर के लिए फिर आपको ये चेक करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहां पर 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड पेयर्स का अंदर 6 इलेक्ट्रॉन वो भी तो हो गए ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। और अगर इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर तो इनके पास वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है और सेकंड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं। तो ये भी इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं कर पाएगा।
क्लियरिटी की बात है, ठीक है। लेकिन आप बाकी सब में देखो, जैसे PCl3 की बात करते हैं, अब PCl3 में अगर बात की जाए तो फास्फोरस, जब न्यूट्रल कंडीशन की हम बात करते हैं तो फास्फोरस के पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, इसका मतलब जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर के फॉर्म में। अब आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो फास्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 बॉन्ड पेयर्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल इट इज हैविंग वैकेंसी, क्योंकि फास्फोरस इज एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18, तो इसके पास वैकेंसी है, और वैकेंसी है तो यस इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और देखो PCl3 क्या, इवन PCl5 बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जबकि आप देखो PCl5 में तो 5 बॉन्ड्स हो गए, 5 बॉन्ड्स का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है, बट स्टिल वैकेंसी है। और इसका वेल नोन एग्जांपल है, शायद आपको आइडिया भी हो, PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl6 माइनस और PCl4 प्लस में। अब PCl6 माइनस कैसे बना आप सोचिए, तो PCl5 में Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाया, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्योंकि सभी के पास वैकेंसी है। न्यूक्लियोफाइल की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। तो आप देखो ऑक्टेट यहां पर अगर आप देखेंगे तो सब में कंप्लीट है। जहां तक डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात है तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है आप चेक करेंगे तो सभी के पास लोन पेयर अवेलेबल है। और जो न्यूट्रल कंडीशन में मैंने एग्जांपल लिए उसमें आप देखो वाटर, अल्कोहल, ईथर, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, ऑक्सीजन एज लोन पेयर्स, अमोनिया अमाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लोन पेयर है, एल्कीन एल्काइन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि हमने डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में लोन पेयर के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। ये सब आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे और सभी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये जो 7 एग्जांपल्स मैं आपको न्यूट्रल वाले नोट करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 एग्जांपल तो न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के 7 एग्जांपल है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। वाटर, अल्कोहल, ईथर, अमोनिया अमाइन, एल्केन एल्काइन, क्योंकि ये 7 एग्जांपल के आपको फाइल बहुत सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन मिलेगा। मतलब आप मान लो 25-30 रिएक्शंस हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिनमें इनका बिहेवियर रिएक्शन में आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। केवल इतना सा आइडिया आपको उन रिएक्शंस में अगर है, उन 25-30 रिएक्शन में कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शंस के प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब इनका तो बहुत ज्यादा यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलने वाला है। इसलिए ये 7 न्यूक्लियोफाइल तो एकदम, मतलब इस क्लास से बाहर निकलने के बाद में 7 न्यूक्लियोफाइल एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए आपके। कोई अगर आपसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल पूछ लेना, 7 से पहले रुकना नहीं है। हाँ मतलब 7 ही बताना उसको हमेशा, सामने वाले को एक एग्जाम में तो एक ही लिख कर आना, मतलब ठीक है ना। लेकिन कोई पूछे तो 7 से पहले रुकना नहीं। ये ऐसा समझ लो ये 7 न्यूक्लियोफाइल जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 वंडर्स हैं ये, और ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। लिखें अपने। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखो इंटरमीडिएट्स में जो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे उन रिएक्शंस में ये टोटल 5 रिएजेंट्स हमें मिलने वाले हैं, और इनमें भी देखो लास्ट 2 रिएजेंट्स से रिलेटेड रिएक्शंस तो बहुत ही लिमिटेड है हमारे सिलेबस में, केवल एक दो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे कार्बिन और नाइट्रीन के लिए। मेन जो रिएक्शंस हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, वो इन फर्स्ट 3 रिएजेंट पर बेस्ड है, कार्बोकेटायन, कार्बोनैन एंड फ्री रेडिकल। और इनका डिटेल ऑलरेडी हम GOC1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन एंड ऑल सारा वो डिस्कस होता है GOC1 में, ठीक है। जैसे कार्बोकेटायन की अगर बात की जाए तो क्या कंडीशन होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके पास वो 6 होंगे। कार्बोनैन में इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8। और फ्री रेडिकल में इट इज न्यूट्रल कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम इसमें GOC1 में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया देता हूं कार्बिन एंड नाइट्रीन क्या है, फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये लिख लें आप पहले। कार्बिन के लिए आप नोट करें डेफिनेशन, न्यूट्रल कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर्स, न्यूट्रल कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर्स and 2 non-bonded electrons, neutral carbon with 2 bond pairs and 2 non-bonded electrons is called carbene, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दो, देखो जो डेफिनेशन मैंने आपको नोट करवाई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्बीन बनाते हैं, बस यहां पर आप ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा।
तो कार्बिन में हम बात करते हैं, देखो इट हैज न्यूट्रल कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बिन की कंडीशन है, कार्बन न्यूट्रल रहेगा, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स आर 6। लेकिन अब देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आप कह सकते हैं इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसका बिहेवियर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर कार्बन न्यूट्रल है, होना भी चाहिए। न्यूट्रल कार्बन के पास हम बात करते हैं आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इसके पास हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड है। ये क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन में आपको हमेशा इस तरह से लिखवाया जाता है न्यूट्रल कार्बन विद 2 बॉन्ड पेयर्स, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको लिखवाया 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं लिखवाया। ठीक है, जबकि आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ अगर होते हैं तो हम उनको लोन पेयर वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है इसको लोन पेयर क्यों नहीं लिखा है? उसका रीजन है, देखो ये जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बीन में आपको 2 तरह से मिल सकते हैं। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स मे बी प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में यू कैन कॉल इट लोन पेयर। बट ऐसा भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको डिफरेंट ऑर्बिटल में मिले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये डिपेंड करता है कार्बन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। मैं आपको समझाता हूं, देखो सपोज ये आपके पास कंपाउंड है और कंपाउंड से कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें ऐसा मान लेते हैं कि CX एंड CY ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड फिजन में मैं 2 केसेस ले रहा हूं। इन वन केस द टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इज हेटेरोलाइसिस एंड इन सेकंड इट इज होमोलाइसिस। मान लेते हैं हेटेरोलाइसिस में जो CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो सपोज कार्बन के पास ट्रांसफर हुए हैं और CY बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मान लेते हैं Y के पास ट्रांसफर हुए हैं। अब ऐसे में आप देखो कार्बन के अगर ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं तो स्टिल 2 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन कार्बन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि कार्बन के ऑर्बिटल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास ट्रांसफर हुए मतलब X वाला इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के ऑर्बिटल में रहेगा। ये समझ में आ रहा है? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर Y के पास ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कार्बन का ये ऑर्बिटल हो जाएगा वेकेंट, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो Y के पास ट्रांसफर हुआ है। दिस इज कार्बीन, और यहां पर आप कह सकते हैं नाउ द 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी कॉल्ड लोन पेयर। इसे आप लोन पेयर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कार्बन न्यूट्रल रहेगा क्योंकि कार्बन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन Y के पास ट्रांसफर हुआ है तो फिर ये X से एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, तो बैलेंस हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गेन किया, ओवरऑल न्यूट्रल। सेकंड केस में हम बात करते हैं, देखो CX एंड CY बॉन्ड फिशन का टाइप अगर होमोलाइसिस है, सपोज ये अगर होमोलाइसिस प्रोसेस हुआ तो अब इस केस में आप ध्यान देना CX एंड CY में अगर होमोलाइसिस प्रोसेस हुआ है तो यहां भी कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर्स रहेंगे, और अगर होमोलाइसिस हुआ है तो अब कार्बन और X में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा, एक X के पास जाएगा, तो फिर तो कार्बन के ऑर्बिटल में अब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा कार्बन वाला, क्योंकि X का इलेक्ट्रॉन X के पास गया। एंड सेम विद CY बॉन्ड, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक Y के पास, तो यहां भी कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस केस में अभी आप देखो है तो ये भी कार्बन, बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग 2 बॉन्ड पेयर्स and 2 non-bonded electrons. But now the 2 non-bonded electrons are present in different orbitals in the form of unpaired electron. इसीलिए हम बात करते हैं कि कार्बीन में जब जनरल डेफिनेशन आप देते हैं तो 2 bond pairs and 2 non-bonded electron बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसका रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कार्बीन का फॉर्मेशन कैसा हुआ है। और इसीलिए इस बेसिस पर हम कार्बीन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दिस कार्बीन इज कॉल्ड सिंगलेट, it is called singlet carbene, and this carbene is called triplet carbene. इसे सिंगलेट और इसे ट्रिपलेट कार्बीन कहा जाता है। तो 2 तरह की कार्बीन आपके पास है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ऐसा लग रहा डबलेट क्यों नहीं बोल रहे इसको? यस सर, अभी कोई बोला भी था। एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिंगल ऑर्बिटल में तो सिंगलेट और डबल ऑर्बिटल में तो डबलेट। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर का भी कुछ लॉजिक तो है, बताऊं? चलिए आप देखो, ये जो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट हम नेम देते हैं दैट इज बेस्ड ऑन हंट्स मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो हंट्स मल्टीप्लिसिटी की अगर बात की जाए तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला सजेस्टेड है m = 2s+1। ठीक है, दैट इज टू फाइंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी स्पीशीज। ठीक है, अब आप मान लो इसका मल्टीप्लिसिटी आप फाइंड कर रहे हैं इन कार्बीन्स की, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है 2s+1, वेयर s इज मैग्नीट्यूड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आपको स्पिन लेना है, केवल उसका मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट विद चार्ज। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर हम बात करें तो ±½
ठीक है, आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस की बात नहीं करना है, एंड दैट इज फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए अगर हम बात करें एम की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप बताएं इसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर एस की वैल्यू यहां पर 0 है, तो फिर यहां पर जो एम की वैल्यू वाली दैट इज 1। सिंस इट्स मल्टीप्लिसिटी इज 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगलेट। क्लियर हो रही बात है? यहां पर अगर बात की जाए तो इसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है इसमें, स्पिन इज हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और अगर आप s इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर यहां पर m की वैल्यू मिलती है 3। सिंस इट इज 3, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। डबलेट भी होता है, लेकिन डबलेट के लिए फिर m की वैल्यू 2 मिलना चाहिए, और वो मैं आपको बताता हूं फ्री रेडिकल। आप इसके लिए फाइंड करो m की वैल्यू। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो s की वैल्यू हाफ होगी, हाफ पुट करो m की वैल्यू 2 आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड डबलेट। फ्री रेडिकल इज एन एग्जांपल ऑफ डबलेट। अच्छा, कार्बोकेटाइन किसका एग्जांपल होगा? किसी का भी नहीं। क्यों? इसके लिए m की वैल्यू नहीं निकाल सकते? किसी का भी नहीं तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप तक आज तक आपने निकाला नहीं इसका। ठीक है, निकाल तो सकते हैं ना m की वैल्यू। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो m की वैल्यू 1 ही आएगी, इट इज सिंगलेट। और कार्बन है 0 क्या? अच्छा, s की वैल्यू 0 बता रहे हैं, तो m की वैल्यू फाइंड करो ना फिर 1, इट इज ऑल्सो सिंगलेट। क्लियर हो रही बात है? इस तरह से आप सिंगलेट और ट्रिपलेट डबलेट की बात कर सकते हैं। ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता है। हालांकि कार्बिन में अगर बात की जाए तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन। अब आप ध्यान देना, देखो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन में अगर आप कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, क्या आप बात कर सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन दिस केस इट इज 2 सिग्मा बॉन्ड sp। शेप क्या होगा यहां पर? नो, यस, बैंड शेप। लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बैंड शेप आप कह सकते हैं, वी शेप होगा इसमें, तो इट विल बी बैंड शेप। यहां पर हम बात करेंगे लीनियर। अच्छा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यस, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ठीक है, लीनियर के हिसाब से आपने कहा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, हंस रूल के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। फिर देखो, हंस रूल के अकॉर्डिंग जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पैटर्न क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, देन पेयरिंग, और पेयरिंग फर्स्ट, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, बाद में पेयरिंग की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल दिस इज ओके, बट ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें तो पहले ही पेयरिंग हो गई, जबकि ऑर्बिटल वेकेंट अभी है इसमें। ये अकॉर्डिंग टू द रूल है। ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल while it is less stable। क्लियर है बात ये? ठीक है, लिख लें आपसे। न्यूट्रल नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन with 1 bond pair, neutral nitrogen with 1 bond pair, 1 lone pair, 1 bond pair, 1 lone pair। एक तो bond pair होगा, एक lone pair होगा। 1 bond pair, 1 lone pair and 2 non-bonded electrons। Neutral nitrogen with 1 bond pair, 1 lone pair and 2 non-bonded electrons। अब देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम नाइट्रीन की बात करें तो आप ध्यान देना यहां पर। देखो, नाइट्रीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा विदाउट एनी चार्ज, इट इज न्यूट्रल नाइट्रोजन विद 1 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रीन की कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पर भी अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 6 हैं। और ध्यान देना, सिमिलर टू कार्बिन, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड। ठीक है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां भी फिक्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, एंड द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों केसेस यहां भी बनते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही ऑर्बिटल में हो, लोन पेयर के फॉर्म में, और ये भी हो सकता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो। हाँ, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर में, ये फिक्स है। ये यहां पर 2 केसेस आपको मिलते हैं। और सिमिलरली इट कैन बी कॉल्ड सिंगलेट एंड इट इज ट्रिपलेट। बिल्कुल वैसे ही ये कार्बन जनरेशन है, ये लिख लें आप, ध्यान देना। अब इसमें जो मेन पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जो मैंने आपसे कहा था डे 1 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था
किसी भी रिएक्शन के टाइम पर आपको आपकी अप्रोच ये होना चाहिए रिएक्शन को देख करके रिएक्शन का टाइप क्या है, ठीक है, रिएक्शन की कैटेगरी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन की कैटेगरी समझ में आती है तो फिर आप रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएंगे, बस इतना ही चाहिए। अगर आप रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन। 3 टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। अब इनकी फिर फर्दर कैटेगरीज हमारे पास होंगी, ये लिख लें, और एडिशन का क्लासिफिकेशन भी आप साथ में लिख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है, साथ में नोट कर लें आप ये। ठीक है, आप देखो एडिशन रिएक्शन की कैटेगरीज की अगर बात की जाए, समझ ले, फिर कंप्लीट कर लेना। तो देखो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करेगा रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या है। अगर होमोलाइसिस है तो याद करें होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस केस में फिर हम रिएक्शन को बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। और अगर रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप हेटेरोलाइसिस है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस, सो इट विल बी आयनिक एडिशन रिएक्शन। अब सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना आना चाहिए रिएक्शन को देख करके कि बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा या फिर हेटेरोलाइसिस होगा, और उसके लिए लास्ट क्लास में हमने कंडीशंस डिस्कस किए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। मैं एक कंडीशन को आपको रिलेट करके बताता हूं। जैसे देखो फ्री रेडिकल एडिशन में अगर आप देखेंगे तो जो एग्जांपल हमने लिया है, एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद करिए हमने डिस्कस किया प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, ठीक है। तो पेरोक्साइड को देखकर समझ में आता है कि होमोलाइसिस की कंडीशन है, और अगर होमोलाइसिस होगा तो फिर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेंगे, मतलब वो रिएक्शन हो जाएगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आयनिक एडिशन की अगर बात की जाए हेटेरोलाइसिस प्रोसेस में, तो आयनिक एडिशन का फिर फर्दर कैटेगराइजेशन है, और ये डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट में दो तरह के रिएजेंट्स हमने अभी डिस्कस किए, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इफ रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल है, कंपाउंड पर अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, then it will be called electrophilic addition reaction. And if reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic addition. Electrophilic addition में एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड साइनेट्स। और देखो ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट है, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर अगर लिख दिया है कि एल्कीन्स और एल्काइन्स की रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए डिस्कस करेंगे, तो रीजन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कि रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ले लें,
ये एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं? भाई ऐसा क्या रीजन है कि इस केस में अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल होगा और इन केसेस में अटैकिंग रीजन इलेक्ट्रोफाइल होगा? अपोजिट भी तो हो सकता है ना। तो वो सारा कंसेप्चुअल पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इनफैक्ट हमें डिस्कस करना है कि रिएक्शन में अटैकिंग रीजन कौन होगा, क्योंकि उससे फिर हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी या फिर न्यूक्लियोफिलिक। तो पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। अब आप ध्यान देना, देखो ओवरऑल जो एडिशन रिएक्शन में हमने कैटेगरीज डिस्कस किए वो टोटल 3 कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। सेम 3 कैटेगरीज हम सब्स्टिट्यूशन के लिए भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन को भी साइड में रखते हैं। तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 6 कैटेगरीज हो गई, 3 फॉर एडिशन एंड 3 फॉर सब्स्टिट्यूशन। देखो इन 6 में से जहां तक फ्री रेडिकल की बात है, एक फ्री रेडिकल एडिशन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इन रिएक्शंस में ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती नहीं। उसका रीजन है देखो, क्योंकि फ्री रेडिकल का फर्दर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को आयनिक रिएक्शंस में, मतलब आयनिक एडिशन एंड आयनिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां पर टोटल 4 कैटेगरीज आपके पास है। 4 समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन 4 रिएक्शंस पे ही स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ऑर्गेनिक का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो किसी भी रिएक्शन को देख करके मान लो ये तो समझ में आ गया कि हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन को देखकर आपने समझ लिया कि हेटेरोलाइसिस है, और हेटेरोलाइसिस से मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उसके बाद में अब आपको 4 रिएक्शंस में से डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अल्टीमेटली हम ये बात कर सकते हैं कि आयनिक एडिशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको 2 बात और चेक करनी पड़ेगी। 2 बात क्या? एक तो ये चेक करना होगा कि रिएक्शन को इनिशिएट कौन सा रिएजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अगर रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करेगा तो दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एंड इफ रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो एक तो ये डिसाइड करना होगा कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है, और साथ में ये भी डिसाइड करना होगा कि प्रोसेस एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। 2 बात डिसाइड करनी है, एक तो अटैकिंग रिएजेंट और दूसरा एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि तभी तो आप फाइनली आप कंक्लूड कर पाएंगे कि 4 रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन है। मान लो रिएक्शन को देखकर आपने डिसाइड किया कि अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, तो मतलब रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक में भी आपको चेक करना पड़ेगा एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, तब आप कंक्लूड कर पाएंगे कि ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो 2 बातें हमें डिसाइड करनी होती है, एक तो अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा और दूसरा डिसाइड करना होता है कि एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन। और इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन में 2 जगह हैं जहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। वो 2 जगह कौन सी है वो मैं आपको कंसेप्ट देता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल। पहले ये डिसाइड नहीं होता है कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, नो, पहले ये डिसाइड होता है अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का। और अटैक किसका होगा ये डिपेंड करता है, या ये हम डिसाइड करते हैं रिएक्शन में जो आपको रिएजेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन में जो आपको रिएक्टेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। भाई जो भी रिएक्शन आपको गिवन है उस रिएक्शन में जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है रिएक्शन में, उस कंपाउंड को देखकर हमें डिसाइड करना होता है कि अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ध्यान देना, जब आप रिएक्शन आपके सामने होती है ना, उस रिएक्शन को देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा न्यूक्लियोफाइल। और वो कंसेप्ट मैं आपको दूंगा कि कंपाउंड को देखकर हमें कैसे समझ में आएगा कि अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। और ध्यान देना, जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि इस गिवन रिएक्शन में जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उस कंपाउंड को देखकर, मान लो आपने प्रेडिक्ट किया, आपने चेक किया कि सर इसमें तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देखो जब आपको ये समझ में आता है ना कि कौन अटैक करेगा, तो फिर हमें ये भी समझ में आता है कि कहां पर अटैक होगा। क्योंकि आप सोचिए अगर आपने डिसाइड किया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, कंपाउंड को देखकर। रिएक्शन में जो भी कंपाउंड गिवन होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव, जो भी कंपाउंड दिया होगा, बेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, जो भी कंपाउंड हमें दिया होगा उस कंपाउंड को देखकर हम समझेंगे कि रिएक्शन में अटैक कौन करेगा। और देखो जब आपको यह समझ में आता है कि सपोज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली उस कंपाउंड के किसी ऐसे एटम को अप्रोच करेगा जिसके पास वैकेंसी हो। क्योंकि इसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना है तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेना है, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसके पास वैकेंसी होना चाहिए। तो फिर हमें समझ में आएगा कि इस कंपाउंड में ये एक ऐसा एटम है जिसके पास वैकेंसी है, तो फिर डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल वहीं पर आकर के बॉन्ड बनाएगा। या इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो कंपाउंड के ऐसे किसी एटम को अप्रोच करेगा जिसके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। अरे तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना। तो जब हमें यह समझ में आता है ना कि कौन अटैक करेगा, तो फिर यह भी समझ में आएगा अटैक कहां पर होगा, कौन अटैक करेगा, कहां पर अटैक होगा। ये अगर समझ में आया
तो फिर अटैक करवा दो, और अटैक करवाओगे तो फिर आपको मिलेगा इंटरमीडिएट। और ध्यान देना, वो इंटरमीडिएट आपको ये बात बताएगा कि प्रोसेस एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको इंटरमीडिएट पर आना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट पर आने के लिए आपको रिएजेंट का अटैक करवाना होगा, और रिएजेंट का अटैक करवाने के लिए आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का। हम रैंडमली अटैक नहीं करवा सकते कि कभी भी किसी का भी अटैक करवा दो। नो, कंपाउंड को देखकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल। जब आपको ये समझ में आएगा तो फिर हम सेकंड लेवल पर आएंगे इंटरमीडिएट में, ये डिसाइड करने के लिए कि रिएक्शन एडिशन होगी या सब्स्टिट्यूशन। और जब आप इंटरमीडिएट को देखकर ये समझ जाओगे कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो अपने आप आपको प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था आपको केवल और केवल रिएक्शन को इनिशिएट करना आना चाहिए, और इनिशिएट करने के लिए अब फाइनली आपको यह डिसाइड करना आना चाहिए कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का, और वो हम कंपाउंड को देखकर डिसाइड करते हैं। अब कंपाउंड को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे, इस कंसेप्ट पर काम करते हैं। पहले ये लिख लो, अब आप कंप्लीट कर लो इसको। हाँ, कंप्लीट। चलिए, अब आप ध्यान देना। देखो, जैसा हमने बात की कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये हमें रिएक्शन में गिवन कंपाउंड को देखकर डिसाइड करना है। तो इसके लिए आज हम कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड एंड कंपाउंड विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, पहले हम कवर करेंगे कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, मैं कोई स्पेसिफिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो हमारे सिलेबस में हमें कंपाउंड्स को डिस्कस भी करना है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है इनमें, एल्कीन, अल्काइन ले सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, बेंजीन आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, उसके डेरिवेटिव्स आप ले सकते हैं, एनहाइड्रेट आप ले सकते हैं, अमाइड ले सकते हैं, एसिडोलाइट ले सकते हैं, एस्टर्स ले सकते हैं। ये सारे वो कंपाउंड्स में बात कर रहा हूं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये हमारे सिलेबस में है जिन्हें हमें डिस्कस करना है। देखो, दो कैटेगरीज में हमने कंपाउंड्स को डिवाइड किया है, कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड एंड कंपाउंड्स विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। विदाउट वालों को अभी हम साइड में कर रहे हैं, पहले हम कवर करेंगे कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड। अब आप ध्यान देना, जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है उन कंपाउंड्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। क्लियर है बात ये? ठीक है, ईएन के बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। हम बात करें कि मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है बात ये? ठीक है, जैसे साइनाइड को आप किस में रखोगे, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी? फर्स्ट कौन, सेकंड। कार्बन नाइट्रोजन में तो ईएन डिफरेंस है ना, तो वो यहां आ जाएगा ईएन डिफरेंस। ठीक है, एल्कीन को किस में रखोगे आप, फर्स्ट में। कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, एल्केन को, एल्केन किसी में भी नहीं, अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होगा ना। ठीक है, एल्केन को किसी में भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को कवर कर रहा हूं, और उसमें भी हमने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सेम ईएन एंड डिफरेंट ईएन। अब आप ध्यान देना, इन कंपाउंड्स को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का होगा। इस कंसेप्ट को समझना अच्छे से। अब देखो, जैसे अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जहां पर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, देखो ईएन अगर सेम है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो दोनों एटम्स ए एंड ए पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, दिस पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम्स ए एंड ए बिकॉज ईएन इज सेम। ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में अगर हमें डिसाइड करना है कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या न्यूक्लियोफाइल का होगा, तो हम तो ऐसा करते हैं, दोनों की अप्रोच देख लेते हैं। देखो, अगर ऐसे मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमने डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोस व्हिच हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब ऐसे में आप देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल ने सपोज इस ए को अप्रोच किया, मान लेते हो इस ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये जब ए को अप्रोच करेगा और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो क्या ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वैकेंसी है क्या? नो, कोई वैकेंसी या डिफिशियंसी नहीं है, क्योंकि वो जिस एटम के साथ बॉन्डेड है उसकी ईएन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बात समझ में आ रही है? आप ऐसा समझ लो, देखो न्यूक्लियोफाइल अगर इस ए को जाकर अप्रोच करके इसको बोले कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और बॉन्ड बनाना है आपके साथ में, तो इसको मना कर देगा, बोले मुझे बॉन्ड बनाना ही नहीं है। ठीक है भाई, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ही नहीं, मेरे पास अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ठीक है, मैंने जिसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हम इक्वल इलेक्ट्रॉन के साथ में रहते हैं, कोई फाइट नहीं है हमारे बीच में, आप जाइए, हमें आपके साथ बॉन्ड नहीं बनाना है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को ये ए यहां से रिवर्ट कर देगा। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ए में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, इवन ए के पास भी ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो डोनेटेबल है।
इसके पास भी तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो डोनेटेबल होता है, ठीक है। तो ए इसको मना कर देगा, बोले मुझे कोई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, मैंने दूसरे ए के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और ई एन बराबर है, हम मिलकर के एकदम आराम से रह रहे हैं, ठीक है, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इस न्यूक्लियोफाइल को ए ने मना कर दिया, ठीक है। फिर इस न्यूक्लियोफाइल ने ट्राई किया, दूसरे ए के पास गया, भाई कहीं तो उसको बॉन्ड बनाना है ना, तो वो दूसरे ए के पास गया, ठीक है। उसने इससे ऐसे बात की, बोले इलेक्ट्रॉन देना है, बॉन्ड बनाना है, आप बॉन्ड बनाइए। तो इससे ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आते, ठीक है, कल तुम मेरे पड़ोसी के पास गए, आज तुम मेरे पास आ गए, अरे हमें आपके साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं है, ठीक है, हम मस्ती से रह रहे हैं बॉन्ड बना करके, ठीक है, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। तो इस ए ने भी इसको मना कर दिया, अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल को दोनों ने मना कर दिया। और वैसे भी आप सोचिए, न्यूक्लियोफाइल अगर दोनों ए में से किसी को भी अप्रोच कर रहा है तो पहली बात उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। दूसरी बात यह कि इनके पास खुद के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में किसी की एक को अप्रोच करेगा तो ए के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन ही होना है, ठीक है। तो दोनों ए के पास अप्रोच करने के बाद में फाइनली न्यूक्लियोफाइल को चुप बैठना पड़ेगा, ये बॉन्ड बना नहीं पाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज रिएजेंट्स व्हिच हैव वेकेंट ऑर्बिटल एंड दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसे में आप सोचिए कि इलेक्ट्रोफाइल मान लो इस ए के कांटेक्ट में आया, तो ध्यान देना इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंसी है और क्या हम बात कर सकते हैं, ए के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है जो कई बार यूज होगा रिएक्शंस में। अगर ऐसे दो एटम्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के ऐसे दो एटम्स कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसमें एक के पास वैकेंसी है और दूसरे के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे ही वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर ये रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। अच्छा बता सकते हैं, जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमने कहा भाई अगर इस ए को अप्रोच करेगा तो इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे ही इससे इंटरेक्ट करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने इस ए को अप्रोच किया होता तो तब भी हो जाता, मतलब वो दोनों ए में से किसी को भी अप्रोच करके रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। कहां पर कम कहां पर ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन आप कह सकते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो दोनों के पास है और दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कोई डेफिशिएंसी वाली बात भी नहीं है। क्लियर है बात ये? अब आप ध्यान देना, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, देखो कि जब इस कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स को, इस कैटेगरी के कंपाउंड्स को हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया था, तो न्यूक्लियोफाइल को तो मॉलिक्यूल ने रिवर्ट कर दिया। इवन हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मॉलिक्यूल का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेचर सेम है, दोनों डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। क्या क्लियर हो रही बात है? ठीक है, तो यहां तो रिपल्शन होगा, इसका मतलब यहां पर कोई रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो पाएगी। लेकिन हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल अगर मॉलिक्यूल का अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंसी है और मॉलिक्यूल के पास डोनेटेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इसने अगर इस ए को अप्रोच किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी हम इस तरह से एरो इसमें इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो एरो तो उधर जाना चाहिए। ये कोई कौन किस पर अटैक कर रहा है उसकी डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है, डोनर टू एक्सेप्टर। तो ये एक तरह से डोनर बना और ये इसमें एक्सेप्टर बनेगा। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, अब आप ध्यान देना, देखो जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा यहां पर आप कह सकते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट में हम बात करते हैं कि जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोसेस हम शो करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल जब ए के कांटेक्ट में आया तो हमने कहा भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये ए और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में हम बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा बता सकते हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज हो रहे हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे यही तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना जिनका फ्लो स्टार्ट हुआ है। क्या मैं कह सकता हूं अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, मतलब ए और इलेक्ट्रोफाइल में जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा, ए और ए का जो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता जाएगा, क्योंकि यही तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है जो एक नए बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं ए और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पाई बॉन्ड तो मेंटेन रहेगा और यहां पर एक नया बॉन्ड भी बनता जाएगा। इस नए बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के तो यूज हो रहे हैं, पाई बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, मतलब ये पाई बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक होता जाएगा। बी फॉर ब्रेकेज, एफ फॉर फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप समझ लो यही इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां पर फ्लो हो रहे हैं एक नए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ साथ ये बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। चार्जेस की अगर बात की जाए तो देखो
इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ में इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कह सकते हैं अभी इसको इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं मिला है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन देने तो इसका पॉजिटिव चार्ज पार्शियली डिक्रीज हो जाएगा और पार्शियल चार्ज रहेगा। और क्या हम बात कर सकते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। क्या कोई एटम इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? यस, ये ए लूज कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से, तो आप कह सकते हैं अब इस ए के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आउट जा रहे हैं, ये तो फ्लो रहा है ना, और ये अगर फ्लो रहा है तो ए के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस ए के साथ बॉन्ड बनाता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होता, तो इसके ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होती। क्या बात क्लियर हो रही? तो आप कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है, तो इस ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट हो रही है, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर इस साइड होता जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस आप शो करते हैं ना, बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकेज प्रोसेस, इसी स्पीशीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि देखो हर स्टेप पर या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड बनेगा, दोनों भी हो सकता है। तो हर स्टेप पर आप कह सकते हैं इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब आप देखो इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट क्या होगा, ये हमें समझना है। देखो इस बात को समझना, ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। दोनों तरह के केसेस हो सकते हैं। अगर ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक स्टेबल मॉलिक्यूल हुआ तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उस केस में रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, हमें स्टेबल मॉलिक्यूल मिला, प्रोसेस कंप्लीट। ऐसी रिएक्शन को आप बोल सकते हैं वन स्टेप रिएक्शन। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हुआ तो दैट अनस्टेबल मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट। जो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसको तो हम कहेंगे प्रोडक्ट, लेकिन अगर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का रिजल्ट हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। अगर अनस्टेबल होगा तो वो रिएक्शन में फिर आगे पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन जाएगी, फिर एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो दोनों तरह की रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। रिएक्शन में कंप्लीट इन सिंगल स्टेप और इट में कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप्स। ये बात समझ में आ रही? इस पर्टिकुलर केस को देख लेते हैं कि यहां पर इसका रिजल्ट कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल। और ध्यान देना, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में ये आपको मॉलिक्यूल मिलने वाला है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे इसका फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रोफाइल को एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मिल चुके हैं, तो अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड दिस ए आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इज नाउ कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप ही डिसाइड करो स्टेबल या अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, और अनस्टेबल मॉलिक्यूल है मतलब आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट। तो यहां पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, और इस इंटरमीडिएट से अब ये तो क्लियर है कि रिएक्शन ये सिंगल स्टेप में तो नहीं खत्म हो रही है, आगे रिएक्शन फिर बढ़ेगी इसमें, क्योंकि अब उसको भी स्टेबलाइज होना है, एक को भी। ठीक है, अब आप ध्यान देना, यहां पर इस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बाद में अब इस ए को याद आ रहा है, कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको लग रहा है गलती हो गई, हाँ गलती हो गई और क्या। ठीक है, इसको लग रहा है कि मैंने पड़ोसी पे भरोसा किया, ठीक है, कि ठीक है उसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ई एन इक्वल है, मैंने पड़ोसी पे भरोसा किया कि ठीक है मुझे कोई इलेक्ट्रॉन नीचे, मुझे कोई नया बॉन्ड नहीं बनाना है। सुनो सुनो, तुम अपनी कमेंट्री तुम स्टार्ट मत करो, मेरी कमेंट्री सुनते जाओ, ठीक है। लेकिन पड़ोसी ने धोखा दिया, हाँ पड़ोसी ने धोखा दिया है, क्योंकि पड़ोसी तो कहीं और ही बॉन्ड बना रहा है। ओ नहीं, इधर सुनो, कंसेप्ट सुनो, ठीक है ना। तो पड़ोसी ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अब इस ए को वही न्यूक्लियोफाइल याद आ रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल गया थोड़ी है, न्यूक्लियोफाइल कहीं नहीं गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को भी तो पता था उसका भी दिन आएगा। अरे वो तो मिक्सचर में ही होगा ना, वो कहीं जाएगा थोड़ी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को पता था उसका दिन तो आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आप देखो साइलेंटली सारे प्रोसेस को देख रहा है। और जब ये इंटरमीडिएट बना तो अब न्यूक्लियोफाइल इस ए को देख रहा है और ए न्यूक्लियोफाइल को देख रहा है, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। बोलना कोई नहीं चाह रहे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं तो आया था, ठीक है, तू नहीं मना किया, और ए इसलिए नहीं बोल रहा है, अरे सुन लो तुम आ जाओ, तुम समझा लो, ऐसा करो यहाँ पे आकर, मैं बैठ जाता हूं उधर, ठीक है। और ए इसलिए नहीं बोल रहा है, उससे गलती हुई है, अरे उससे तो गलती हुई ना, ठीक है। अब अल्टीमेटली बोलेगा कौन? ए को बोलना पड़ेगा, गलती है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। क्या बोलेगा वो? सॉरी सॉरी और कुछ नहीं, गलती करने के बाद में सॉरी बोलते हैं आजकल कोई, ठीक है। गलती करने के बाद सॉरी कोई नहीं बोलता है, बोले क्या इतनी देर से देख रहा है, चला बॉन्ड बना, ठीक है, यही होगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल भी कम नहीं है, न्यूक्लियोफाइल एक डायलॉग तो मारेगा,
एक तो डायलॉग मारेगा वो, ठीक है, इतना आसानी से बॉन्ड, हालांकि न्यूक्लियोफाइल को भी बॉन्ड तो बनाना है, अरे अंदर की बात तो यही है, बॉन्ड तो उसको बनाना है, लेकिन आप थोड़ा सा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा नाज नखरों के साथ में। तो न्यूक्लियोफाइल इस ए को क्या कहेगा कि जब हम आपके पास आए, सुनो सुनो, वो क्या, ठीक है ना, जब हम आपके पास आए तो आप सुन रहे, तुम मुझे बोलने दो, ठीक है, नहीं तो तुम बोल लो आकर के, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इस ए को क्या बोल रहा है कि जब हम आपके पास आए तो हम आपको लगे पराए, पराई तो लगा था और क्या, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसके पास आए, बोले हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे पास ए है दूसरा। तो न्यूक्लियोफाइल ने इसको कहा कि जब हम आपके पास आए तो हम आपको लगे, और आज जब आपके अपने हुए पराए तो हम आपको फिर याद आए। वाह वाह वाह, देखो ये मैंने डायलॉग इसलिए मारा कि मैं देखना चाह रहा था आपका रिस्पॉन्स कैसा है। मतलब आज से पहले इतनी क्लासेस हो गई, कभी ऐसा नहीं कि वाह 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 जोरदार हो, और आज मजा आ रहा है, देखो ठीक है कि ऑर्गेनिक तो आज ही पढ़ रहे हैं हम सारी, तो सारी ऑर्गेनिक कैसे पढ़ा सकता हूं मैं। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल जब इस ए पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा तो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये सेकंड स्टेप स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका था और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इंटरमीडिएट बना इसलिए रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पर कंप्लीट नहीं हुई। अब सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन इसके साथ में स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपसे कहा देखो हर स्टेप पर इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि हर स्टेप पर या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या ब्रेक होगा, दोनों प्रोसेस भी हो सकते हैं। अब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है तो अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, और उस ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल और ए के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल डोनर है और ए पॉजिटिव एक्सेप्टर है। पॉजिटिवली चार्ज एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। इसका रिजल्ट अगर स्टेबल मॉलिक्यूल हुआ तो दैट विल बी प्रोडक्ट, प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट, और अगर अनस्टेबल हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्या लगता है, स्टेबल और अनस्टेबल मॉलिक्यूल, यस, यहां पर आप देख सकते हैं अब एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सब ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट, सब कुछ यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन इस तरह से टू स्टेप में कंप्लीट हुई है। आप देखो टू स्टेप्स में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है। क्योंकि दोनों का एडिशन हुआ तो ओवरऑल दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एडिशन, इस प्रोसेस को हम एडिशन कहेंगे। लेकिन आप देखो क्योंकि पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, रिएक्शन को इनिशिएट कौन से रिएजन ने किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल ने, इलेक्ट्रोफाइल ने। सिंस रिएक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैटेगरी हमारे पास पहली, क्या समझ में आ रही बात है। देखो अभी मैंने आपको, ठीक है, एडिशन का एग्जांपल यहां पर मैंने कंप्लीट किया है, बट मैंने आपको अभी तक ये कंसेप्ट नहीं दिया है एडिशन क्यों, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं। एडिशन सब्स्टिट्यूशन भी तो हमें डिसाइड करना पड़ता है ना। अभी केवल मैं इस कंसेप्ट पर काम कर रहा हूं। देखो अभी हम इसी कंसेप्ट पर काम करें कि अटैक कौन करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा। आई थिंक इस एग्जांपल से ये तो क्लियर होगा कि जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शंस को न्यूक्लियोफाइल तो इनिशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये डिसाइडेड रहा, इसमें कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है तो रिएक्शंस ऑफ दोस कंपाउंड्स विल बी इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक नहीं। तभी तो आप सोचिए इलेक्ट्रोफिलिक में हमने एल्कीन एल्काइन को क्यों रखा, क्योंकि एल्कीन एल्काइन में मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो देयर रिएक्शन विल बी इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात ये, ठीक है। एडिशन का एग्जांपल मैंने कंप्लीट किया है। हालांकि एडिशन कब होता है, सब्स्टिट्यूशन कब होता है, ये हम किससे डिसाइड करते हैं, इंटरमीडिएट से, यस। और इंटरमीडिएट से क्योंकि हमें डिसाइड करना होता है, इसलिए अभी ये वाला कंसेप्ट हमारा तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक हम एडिशन रिएक्शंस को विद एग्जांपल कंप्लीट नहीं कर लेते। ये सारे जितने भी एडिशन के एग्जांपल्स हैं ना, ये सारे एग्जांपल्स मैं पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। सारे एडिशन रिएक्शंस के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, और एडिशन के बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तब मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा कि कब एडिशन होता है, कब सब्स्टिट्यूशन होता है। उसका रीजन है, देखो इतने लंबे टाइम तक इस कंसेप्ट को होल्ड करने का रीजन है क्योंकि एडिशन सब्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है इंटरमीडिएट से, और इंटरमीडिएट का आइडिया जब तक आपको नहीं है कि एडिशन में इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, जब तक दोनों इंटरमीडिएट आपके सामने नहीं होंगे ना, आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि कब एडिशन होता है, कब सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका तरीका क्या है, पहले एडिशन पूरा पढ़ लें। तो एडिशन जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो एडिशन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं वो आप पूरा समझ चुके होंगे, ठीक है, वो आपकी नोटबुक में होंगे। और जब मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन का इंटरमीडिएट आपके सामने बोर्ड पर होगा।
एडिशन का इंटरमीडिएट कॉपी में, सब्स्टिट्यूशन का इंटरमीडिएट बोर्ड पर होगा, डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आएगा। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन कब होता है, सब्स्टिट्यूशन कब होता है। ठीक है, तब तक के लिए कंसेप्ट हमारा होल्ड पर रहेगा, पहले हम एडिशन को खत्म करेंगे सारा। ठीक है, ये बता पाना इसलिए अभी पॉसिबल है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो हम किससे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हम किससे डिसाइड करते हैं, कंपाउंड्स को देखकर। और कंपाउंड्स का आइडिया तो आप एल्कीन एल्काइन तो जानते ही है ना, एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड एसिड ये सब जानते हैं, कंपाउंड्स को आप जानते हैं, इसलिए ये अभी डिस्कस करना पॉसिबल है कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या न्यूक्लियो। अरे भाई एल्कीन को देखकर आप समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन में मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है, मतलब कंडीशन ऐसी है। क्लियर हो रही बात है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक की। ठीक है, आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है, और ऐसा मान लेते हैं कि बी की जो ईएन है वो ए से ज्यादा है। तो वो बी की ईएन अगर इससे ज्यादा है तो फिर बी पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और ए पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। और याद करो हमने डिस्कस किया है ईएन डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वो पार्शियल होती है, नॉट कंप्लीट। पार्शियल क्यों होती है, ये शिफ्टिंग पार्शियल क्यों होती है, क्योंकि दोनों की ईएन इक्वल हो जाती है। अरे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद करो, इसी से समझाया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर ईएन डिफरेंस है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ए और बी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, इट विल बी पार्शियली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स बी। This pielectron cloud is now partially more shifted towards B because of EN difference, and that's why B will acquire del negative charge and A will acquire del positive charge। यहां पर फिर से हमें डिसाइड करना है कि अटैकिंग रीजन इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी के लिए डिस्कस किया। यहां भी दोनों केस ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल को। अब आप ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पर A को अप्रोच करता है तो A से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि A के ऑर्बिटल में अब आप कह सकते हैं वैकेंसी क्रिएट हुई है। और वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई है, ईएन डिफरेंस की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टुवर्ड्स बी शिफ्टेड है, तो ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी है, और अगर इसके पास वैकेंसी है तो न्यूक्लियोफाइल के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे ही ए को अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसके वैकेंसी के लिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। अब आप समझना, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ए पॉजिटिव के लिए स्टार्ट होगा, क्या हम बात कर सकते हैं ए और बी में फिर से ईएन डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आएगा ईएन डिफरेंस, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ए के लिए, ए का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होते ए की ईएन वापस कम हो जाएगी, तो ए और बी में फिर से ईएन डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे ये ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, ये जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई थी वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी, फिर मतलब ये पैबन फिर साथ साथ ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल तो इनिशिएट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए और अगर ये बी के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं बी के पास लूजली बॉन्डेड पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इवन एक्सेस में डेल नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंसी है। ये तो कॉमन कंसेप्ट है, जहां एटम के पास लूजली बॉन्डेड क्लाउड है, दूसरे के पास वैकेंसी है, जैसे ही वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वैकेंसी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। इसका मतलब तो फिर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्शन को इनिशिएट कर पा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम कहते हैं कि जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट होता है वो दोनों तरह का बिहेवियर शो कर पाते हैं। अगर इन पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर पा रहा है मतलब ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और अगर इन पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर पा रहा है मतलब ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन हमें अल्टीमेटली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों तो अटैक कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रेफरेबली कौन करेगा, रिएक्शन किसके साथ में प्रेफर्ड होगी ये मैं डिसाइड करना है। और उसके लिए आप ध्यान देना, देखो अब क्योंकि यहां पर रिएक्शन को दोनों इनिशिएट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो ध्यान दें न्यूक्लियोफाइल अगर इस कंपाउंड को अप्रोच करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा ए की वैकेंसी के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ए का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होते ए और बी में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये पैबॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? और देखो अब यहां भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो तो हर स्टेप पर अंडरस्टूड है ट्रांजिशन स्टेट बनना ही है, ठीक है। मैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा हूं। ये रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देगा तो हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर टुवर्ड्स बी शिफ्ट होंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और ये फाइनली नेगेटिव हो जाएगा।
हमने कहा भी इलेक्ट्रोफाइल भी ऐसे कंपाउंड्स को की रिएक्शंस को इनिशिएट कर पाते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोफाइल बी के कांटेक्ट में आएगा यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट बनेगा हमारे पास ये समझ आ रहा है? क्योंकि देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड बन रहा है तो ए के ऑर्बिटल में और धीरे धीरे वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी, ये कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। आप बता सकते हैं यहां पर ए और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज हुए? नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से देखो, अरे न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है ना, तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन यूज हुए कौन से हुए? न्यूक्लियोफाइल के। तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ था टुवर्ड्स बी, ई इन डिफरेंस होने के कारण। बताइए पाई इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? बी के पास, तभी तो बी नेगेटिव बना। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और बी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तभी तो ए का पाई इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वो पॉजिटिव बना। अभी क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान देना, क्योंकि हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों रिएक्शन को इनिशिएट कर पा रहे हैं, तो हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से प्रेफरेबली कौन रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, और उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा दोनों के रिजल्ट्स को देखकर। आपको यह चेक करना पड़ेगा दोनों में से रिजल्ट किसका बेटर है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक का या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का। बेटर का मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है। क्या लगता है, फर्स्ट या सेकंड? विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल? यस, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। और देखो फर्स्ट की स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं सेकंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जरा आप देखो इस ए को अगर आप देखेंगे कंपाउंड में, तो इनिशियल कंपाउंड में ए विद 4 बॉन्ड पेयर्स इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, बट नाउ इन दिस केस ए विद 3 बॉन्ड पेयर्स is having 6 electron, with 6 electron octet is incomplete। यहां पर incomplete octet है, और इसीलिए हम बात करते हैं इट इज लेस स्टेबल। जबकि अगर आप फर्स्ट इंटरमीडिएट में देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के अटैक में, तो यहां पर मैंने आपसे कहा था कि ए के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखो यहां भी ए के 4 बॉन्ड पेयर्स मेंटेन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, GOC1 में कई बार हमने बात की है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगर एक का ऑक्टेट कंप्लीट और दूसरे का इनकम्प्लीट है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑल फैक्टर्स कंप्लीट ऑक्टेट विल बी मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं मोर स्टेबल है, और क्योंकि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और अगर ऑक्टेट का डिफरेंस हो तो आप कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वो गैप भी ज्यादा होगा स्टेबिलिटी में, इसीलिए हम बात करते हैं फिर तो क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल है, तो फिर तो मेनली यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एकदम नेग्लिजिबल होगा, हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब यहां पर रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या समझ आ रही बात है? अब आप देखो अगर रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करेगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है रिएक्शन का वो तो मिक्सचर में अवेलेबल रहेगा, वो तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। फर्स्ट स्टेप में कौन कंज्यूम हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो फिर जो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा वो फिर इस इंटरमीडिएट पे बी नेगेटिव के कांटेक्ट में आकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से यहां पर भी फाइनल प्रोडक्ट में आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि यहां भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो गए। क्योंकि दोनों का एडिशन हुआ है तो इस रिएक्शन को भी ओवरऑल हम कहेंगे एडिशन। बट नाउ दिस टाइम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फर्स्ट, क्योंकि इस बार रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल ने इनिशिएट किया है, इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? फाइनली अब ये तय रहा, देखो आज के बाद में किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उस रिएक्शन का कंसेप्ट आप मुझे बताओगे, उस रिएक्शन में आप मुझे बताएंगे कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या न्यूक्लियोफाइल करेगा, क्योंकि ये मैंने अब आपको क्लियर कर दिया है। आसान है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप चेक करोगे अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, लाइक एल्केन एल्काइन, तो रिएक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक। और अगर मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, लाइक एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड, आप सोचिए एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, तो EN डिफरेंस आ गया ना, और EN डिफरेंस है तो रिएक्शन विल बी इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आ रही? बस मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब आपको ये समझ में आता है ना कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो कहां पर अटैक होगा ये भी समझ में आएगा आपको। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इंटरमीडिएट बना लोगे, और जब आप इंटरमीडिएट बना लोगे तो आगे जब ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट को देखकर कैसे डिसाइड करते हैं कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपको प्रोडक्ट ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो क्लियर है बात? ये नोट कर लें, इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।